ठीक है। अभी जो आप एमएल पे स्टार्ट करोगे तो उसी के अलग अलग फेज हो गए। तो पहला हमारा एमएल पे जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग होगा। जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या होगा, जेडी में लिखा रहेगा कि आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, या स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग आनी चाहिए। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपको सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बेसिक्स मशीन लर्निंग में यही मांगते हैं कि आपका ये दो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी उसमें क्लासिफिकेशंस है और रिग्रेशंस है और उसके जो जो एल्गोरिदम्स है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि आप थोड़ा सा कि जब हमारे पास क्या होता है स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं असेंबल टेक्निक्स पे। ठीक है, असेंबल टेक्निक्स होते क्या है, तो बेसिकली जो हमारे पास इसमें रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशंस में जो एक मॉडल होता है डिसीजन ट्री, ये दिख रहा है, इसी में हम क्या करते हैं मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क हट गया क्या इसका। असेंबल असेंबल का मीनिंग क्या होता है बताए। तो आप क्या करते हो, अलग अलग मॉडल को आपस में कंबाइन करके क्या करते हो, एक नया मॉडल क्रिएट करते हो। ठीक है, तो सुपरवाइज में जितने भी मॉडल होते हैं उसी में से क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल को आपस में कंबाइन करके एक नया मॉडल बनाते हैं, तो वही हमारा असेंबल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें बैगिंग बूस्टिंग स्टैकिंग आते हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, देन अगर वहां पे भी हमारा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर हम डीप लर्निंग में जाते हैं। ठीक है, जो मशीन लर्निंग का क्या हो गया, डीपली पार्ट हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है सेम होता है और सॉल्यूशन हम क्या करते हैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे पे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा डीप लर्निंग होता है वो बेसिकली सिंपल काम करता है किसमें, न्यूरल नेटवर्क पे। ठीक है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन होता है उसी तरीके से क्या करता है ये भी काम करता है। ठीक है, अब इसमें जो हम काम करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्पेस होता है ना। इमेज के बेस पे हम जो काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, अलग ब्रेन एक्टिव होता है। टेक्स्ट के बेस पे हम जो काम करते हैं वो अलग ब्रेन होता है। रीजनिंग के बेस पे काम करते हैं तो हमारा अलग ब्रेन काम करता है। और इमोशंस के बेस पे काम करते हैं तो अलग ब्रेन काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा पे काम करना चाहते हो तो आरएनएन एलएसटीएम ग्रू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ इमेज से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो सीएनएन के बेस पे काम करते हैं। अगर आप कोई नई चीज जनरेट करना चाहते हो तो गेन का न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंपल एक ही न्यूरल नेटवर्क है जिसमें क्या है थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है ताकि क्या अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग न्यूरल नेटवर्क यूज हो जाए। ठीक है, देन अगर सारे काम एक साथ करने हैं तो आप ट्रांसफॉर्मर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी हम लोग लेटेस्ट में जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स ही है। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैमनी हो गया, गॉर्क हो गया, जो भी चीज एआई के बेस में अभी यूज कर रहे हो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर ही है। ठीक है, जो हमारा ट्रेंड में है और जो लेटेस्ट में है, जो अभी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देता है वो ट्रांसफॉर्मर्स ही है। ठीक है, जैसे जीपीटी आप यूज करते हैं, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टी का तो पता चल रहा होगा। जीपीटी बोल रहा हूँ, जीपीटी क्या होता है। प्री ट्रेंड। ठीक है, कि आप क्या करते हो, जितने भी मॉडल्स अभी यूज कर रहे हैं वो आप ट्रेन नहीं करते। वो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके पास रिसोर्स है, पैसा, डेटा, वो ट्रेंड करके आपको देते हैं। आप उसमें क्या करते हो, सिर्फ ट्यूनिंग करते हो। मतलब कि आप ये क्या करता है, कोई नया चीज जनरेट करता है इसलिए इसको जनरेटिव, और क्योंकि ये क्या है मॉडल पहले से प्री ट्रेंड है तो इसलिए क्या होता है प्री ट्रेंड, और ये ट्रांसफॉर्मर से बना है तो ये ट्रांसफॉर्मर्स होता है। तो जीपीटी का सिंपल फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो जितने भी जीपीटी यूज करते हो वो यही रहता है। ठीक है, जनरेटिव क्योंकि नया कंटेंट जनरेट करता है, प्री ट्रेंड क्योंकि ये क्या है कि आपको ट्रेंड हुआ भी मिलता है, आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और चूंकि ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से बनता है तो इसीलिए क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मर्स होता है। ठीक है, तो जो हम जीपीटी यूज कर रहे हैं वो यहाँ से रहता है। और ये कब आया था, तो 2017 में इसका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और 19 से क्या आया था, पहला मॉडल आया था। ठीक है, तो कितने साल हुए इसको आए हुए, बोल सकते हो 5 से 6 साल। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या था कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद क्या था ये पॉपुलर हो गया, है ना। समझ में आया। तो इसमें क्या है कि कोई भी नया टेक आता है तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, कुछ ना कुछ नया बीमारी भी आता है, ताकि क्या हो, आप उन चीजों को अडॉप्ट कर सको थोड़ा सा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी थी। ठीक है,
तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या तो फिर तो हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमने क्या किया, एआई के बेस पे सारा चीज शिफ्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी सारी चीजें अभी चेंज होते आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। अच्छा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस रहेगा आगे जाके देखोगे। मशीन लर्निंग में जो होगा, हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं। कौन सा, कि कौन सा डेटा हमारे पास होगा कौन सा नहीं होगा, हम मैनुअली क्या करते हैं वहां पे रखते हैं। कि मान लो एक इमेज दे दिया, तो कौन सा फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, एज ए इंजीनियर्स हम ही डिसाइड करते हैं। ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि हम सिर्फ डेटा पास कर देते हैं, अब कौन सा डेटा हमारे आउटपुट के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है। तो ये क्या रहेगा, जैसे मान लो इमेज है, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंपल एक इमेज है। इमेज बेसिकली क्या होगा, पिक्सल के फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरीके से पिक्सल होगा। अब इसमें क्या होंगे कि मान लो 28 बाय 28 का है। ठीक है। अब इसमें कौन सा रो इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है आपको कैसे पता चलेगा, देख के पता चलेगा, है ना। तो मान लो इस तरीके से 28 बाय 28 है तो आप देख के बता रहे हो। लेकिन यही क्या रहेगा, इमेज क्या रहेगा, 1080 पिक्सल का रहेगा। क्योंकि क्या होता है, इमेज की क्वालिटी जितना अच्छा चाहते हो पिक्सल उतना ज्यादा होगा, है ना। अब इसमें क्या है, इतने सारे कॉलम्स है, 1000 कॉलम है, तो हर एक कॉलम में कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं कैसे पता करोगे। तो वहां पे क्या आता है कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग फेल हो जाता है, कि एक्यूरेसी ये भी देगा बट क्या रहेगा, लो करेगा। ठीक है। दूसरा, कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है आप नहीं पता कर पाओगे जल्दी, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी चीज को हमने क्या किया, मशीन्स के लिए शिफ्ट कर दिया। मशीन्स को हमने बोला कि कौन सा फीचर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है, तुम्हारे पास लेबल डेटा है उसी से पता कर लो। तो तुम्हारे पास इमेज पास कर देंगे और एक लेबल डेटा पास कर देंगे। ठीक है। तो जो तुम्हारा पहला टास्क होगा फीचर एक्सट्रैक्शंस का होगा, मतलब उसमें से कौन सा फीचर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है तुम वो पहले एक्सट्रैक्ट करोगे, देन क्या करोगे, प्रिडिक्शंस करोगे। ठीक है। ताकि क्या हो कि जब भी इन फ्यूचर हम कोई भी डेटा डालेंगे तो सिर्फ वही क्या करोगे, पैटर्न देखोगे। ठीक है। तो इसमें फीचर्स एक्सट्रैक्शन से भी साथ ही साथ होता है। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या मिला, कि हमें कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ी। कि मान लो हम क्या करें, हमारे पास डोमेन नॉलेज है ही नहीं, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन नॉलेज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। कि अगर आप क्या है कि अच्छे से मशीन लर्निंग के बारे में डीप लर्निंग के बारे में जानते हो तो किसी भी डेटा पे काम कर सकते हो, है ना। तो ये क्या रहेगा कि डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा, जो हमारा डीप लर्निंग होगा वो स्मॉल डेटा पे कभी भी एक्यूरेसी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो फीचर्स भी देख रहा है। तो डेटा जितना कम होगा उतना क्या होगा, वो कम फीचर्स देखेगा, और उसमें क्या होगा, प्रिडिक्शंस गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7, इसके बाद क्या होगा बता सकते हो, 9, अगर मैं बोलूँ 11, तो क्यों गलत होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये प्राइम नंबर के बेस पे भी मैं कर रहा हूँ। तो आप जो पैटर्न देख रहे हो वो अलग है, जो मैं देख रहा हूँ अलग है ना, ये हो सकता है। तो मशीन्स किस तरीके से वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, तो कैलकुलेशंस के बेस पे करेगा। हो सकता है उसको कुछ और पैटर्न मिल जाए जो आप सोच रहे थे वो ना मिले, तो आप उसकी जगह पे क्या करते हो, 1 3 5 7 और एक मैंने 11 दे दिया। अब क्या रहेगा, कि जो मैं पैटर्न सोच रहा हूँ आपको भी वही क्लियर होगा कि अब क्या है, प्राइम के बेस पे है। क्यों, क्योंकि 7 के बाद 11 है, मतलब क्या है, आप वो सारी चीजें तो 13 कर दोगे, है ना, देन 17, इस तरीके से। तो आपको भी क्या आता है, धीरे धीरे पैटर्न क्या होता है समझ में आने लगता है ना। क्योंकि एक चीज का क्या होगा, मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं, है ना। एक प्रॉब्लम आप अलग अलग तरीके से भी सॉल्व करते हो, है ना। अब वही चीज क्या रहता है, मशीन्स में भी रहता है, कि हो सकता है आप जो पैटर्न उसको दिखाना चाह रहे थे वो नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको और भी डेटा देना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा डेटा इसमें होता है उतना ज्यादा इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है। तो डीप लर्निंग क्या होता है, डेटा हंग्री होता है। ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज क्या करती है, अब डेटा पे ज्यादा फोकस करती है। देखा है? जो जितनी भी जाइंट कंपनी है उन्होंने डेटा पे ही ज्यादा फोकस किया है। देखे जैसे देखोगे जेमनी, जेमनी ने जैसे लॉन्च किया अपना 2 TB का क्या कर रहा है, ड्राइव दे रहा है। पहले 15 GB का था, अब कितने का है, 2 TB का। यूज किया है। तो वो 2 TB का क्या देता है, आपको मेमोरी देता है ताकि आप क्या करो और भी डेटा रखो। जैसे अगर मैं दिखा दूं, ड्राइव यहीं पे होगा, क्या चीज होगा ना, दिख रहा है आपको, इस तरीके से 2 TB का स्टोरेज मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, जियो का सिम होना चाहिए। ठीक है।
जियो के ऑफिशियल क्या जाओगे, उसके ऐप में जाओगे, वहां पे रहता है जेमिनी फ्री विथ 2 TB। उसमें क्लिक करोगे, ये आपको मिल जाएगा, जिस ईमेल आईडी से करोगे। ठीक है। कितने महीने के लिए था? ये 18 महीने के लिए। हम्म। सर अभी तो स्टूडेंट को भी फ्री दिया उसमें। तो देखो, इसका एडवांटेज ये है कि हमें फ्री में मिल रहा है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये धीरे धीरे हमसे पूरा एक्सेस एआई के थ्रू ले रहा है। ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा कि हम एआई पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया में कोई भी डेटा प्राइवेसी के नाम पे कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि ये सारा काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसका काम है सिर्फ किसी तरीके से अभी डेटा लेना। ठीक है। तो जियो अभी जितना भी देखोगे, रिलायंस रिलायंस का पूरा फोकस किस में है? तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है। क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास क्या है, पूरा डेटा है। तो वही एक कंपनी जो डेटा पे काम कर रही है इंडिया में। ठीक है। और कोई भी दूसरा कंपनी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, जियो भी एक्सेस करेगा हर एक चीज का डेटा। ठीक है। एयरटेल में जो निकाला है छोटा भाई को देखो। उसी को देख के तो किया था। ठीक है। तो इतना क्या था, एक बेसिक ओवरव्यू था, वही चीज हम लोग कर रहे थे। अभी हमारा जो ईडीए का पार्ट था वो हम लोग स्टार्ट किया थे। तो वही कंटिन्यू करते हैं फिर। कहाँ तक हुआ था? डेटा लोड हो गया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया था हमारा। है ना। अब जो हमारा काम रहेगा वो डेटा प्री प्रोसेसिंग का रहेगा। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के फेज हो गए थे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता था, न्यूमेरिकल को अलग, कैटेगरिकल को अलग। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें परफॉर्म करेंगी। बैंगलोर हाउस, कॉपी पाथ। ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा था, ये अनक्लीन डेटा था, याद है ना। फिर हमने क्या किया था, अवेलेबिलिटी हटाई थी। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने रिमूव किया था। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। क्लीन डेटा आप लोगों ने भी सेव किया होगा ना। जैसे हम लोगों ने क्लीन डेटा और ईडीए करके सेव किया है। ये हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ड्रॉप हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। हमारा जो टास्क रहेगा यहाँ से रहेगा। ठीक है। तो एक बार मैं डीएफ देख लेता हूँ। ठीक है। एरिया हमने रखा था, लोकेशंस रखा था, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ रखा था, बालकोनी, प्राइस और बीएचके। तो यहाँ तक का आपका क्या कहता हो गया था। तो यहाँ तक जल्दी से लोड कर लो। ठीक है। ठीक है। इंक्लूड ऑल, ये सारा चीज हम लोगों ने किया था। देन डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट। देन सिंपली हमने लूप के बेस पे आपको बताया था कि लूप के बेस पे आप क्या कर सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो, और उसके बेस पे क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो इसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशंस का ये था। बाकी यूनिवेरिएंट, बाई वेरिएंट, मल्टी वेरिएंट का हो गया होगा।
ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे पास रहेगा वो आउटलायर हैंडल करने के लिए रहेगा। एक बार जल्दी से लोड करो इतना, फिर मुझे बताओ। ऊपर करना है, नीचे ऊपर, हाँ। और ये नहीं करना मेरे को, सिर्फ जो मेकअप कर। अरे मुझे लास्ट वाला यस, जो मैं उस दिन कर रही थी। और नीचे बस बस हाफ लैप बस बस। ये बात कर, आउटलायर में बॉक्स प्लॉट का मतलब ये बात कर भाई, ये बात का है, ये बात का है। पढ़ाई अभी पढ़ाई कैसे और जब से मैं आया नहीं तो अभी ठीक है नहीं, थोड़ा सा कराया था वो एक दो, क्या वो एमएल ही तो बता रहे थे यार, इसलिए नहीं इसका कुछ कराया था। हाँ इंस्टाग्राम बनाया ना, वो दो चीज ये अभी की बात कर रहे हैं। अरे नहीं इंस्टाग्राम बनाया नहीं था मैंने। अच्छा हाँ, अरे वो फाइल क्या है ये दूसरा टेलीग्राम पे भेज दो। टेलीग्राम खोलना पड़ेगा मुझे, खोल लेना। अरे मेल करके तो नहीं तो वो खोल देंगे वहाँ तक शेयर करके खुशी पांडे 1404 वहाँ तक कर रखा है उसके बाद थोड़ा दूर यहाँ तक करने का वो नहीं है। इससे पहले बस ये वाले हिस्टोग्राम बनाए थे, ये नहीं करा। उस दिन जो करना था वो नहीं करा। हाँ ये हिस्टोग्राम वाला भेजना है और हिस्टोग्राम वाला हिस्टोग्राम तक करना है। उस दिन सबसे पहले ये चीज हुई थी, ड्रॉप करी तो नहीं है। एक्सक्यूज नहीं सुना रही थी कोई भेज नहीं थी कहाँ से कहाँ तक का भेजना है। अरे चार्ज में आया तो ऑटो कराया था क्या कराया था। मैंने बाहर चढ़ किया फाइल देखी, मैंने बाहर चढ़ किया था। बाहर अच्छा एक तो ये रिमूव करना था, इसके बाद मैंने लास्ट फाइल सेव किया सॉरी, तो सीएस में हमें यार है कॉपी पेस्ट कर डॉट आई भी मेरे में बात मेरी फाइल का है ना, तो जो रन करेगी तो नहीं तू रन करेगा नहीं चलेगा। रन हुआ सबका। बात सबसे पहला जो हमारा टास्क है आउटलायर का है। कोड ना फाइल नहीं तू अच्छा अच्छा आउटलायर चेक कैसे करते थे? बॉक्स प्लॉट हम्म, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट यूज कर सकते हो, पीएलटी के साथ भी कर सकते हो और एसएनएस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा वायलेंट प्लॉट का भी यूज किया है, तो आप तीनों में से कोई भी प्लॉट यूज करके बना सकते हो। ठीक है। तो ये पहला हमारे पास किसका था, तो पीएलटी वाला था। दूसरा जो हमारा एसएनएस वाला है, और तीसरा हमारा वायलेंट प्लॉट है। दिख रहा है? हम्म, तो इसका मतलब क्या है, कुछ आउटलायर्स हैं। ठीक है। अब आउटलायर रिमूव कैसे करोगे? आउटलायर कैसे रिमूव करेंगे, बताओ संजना। कि मान लो आप 20K रखना चाहते हो तो 20K रख सकते हो। अपने हिसाब से पहला रेंज सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितने का रेंज तक का डेटा रखना है ना। तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं कि मान लो मुझे क्या करना है,
कि 1000 के बेस पे रखना है ना। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होंगी जो 5 का है, बट हम क्या कर सकते हैं, अपना रेंज या तो 20 या तो 30 के बीच में कुछ भी रख लेंगे। ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे रखा है वो क्या रखा है, 30 का रखा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि पहले 30 से पहले हम देख रहे हैं कि कितना डेटा है। उसके लिए सिंपल क्या यूज करें, इसको क्या बोलते थे याद है, इनको क्या बोलते थे याद है, इसको इस चीज को इस तरीके से अगर लिख रहे थे तो क्या कहलाता था ये, बुलियन इंडेक्सिंग याद है। और ये एक तरीके से फिल्ट्रेशंस का काम करता है हमेशा। तो उतना जोर मत डालो दिमाग में। इतना दर्द हो गया। हम्म, ठीक है, सर ये दिक्कत तो हो जाएगी। एसक्यूएल की टर्म में बात करें तो सब क्वेरी हो गई। तब हाँ, क्वेरी, तो एक उसके अंदर हमने दूसरा फाइंड करके आउटपुट निकलवाया ना। नहीं कंडीशन के बेस पे ना, तो इसको बुलियन इंडेक्सिंग बोलते थे ना। बूलियन इंडेक्स, ठीक है। या तो कंडीशन सही होगी या तो गलत होगी, ट्रू एंड फॉल्स। तो जो जो ट्रू होगा वही डेटा आपको दिखेगा। सही दिख रहा है। तो मेरे पास ऐसे कितने डेटा है, तो 5 डेटा पॉइंट्स है, जो हम क्या है 30 के से एबव है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो जस्ट हमने क्या किया कि इसके अलावा सारा डेटा रखना है। तो क्या कंडीशंस बनाओगे, इसके अलावा सारा डेटा रखना है तो क्या कंडीशन बनाओगे। इसके अलावा हम्म, नॉट इक्वल्स कर देंगे। नॉट इक्वल टू या फिर इससे लेस देन कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू कर दो तो भी हो जाएगा, और इससे कम जो होगा उसको मैंने हटा दिया, उसको रख लिया और उसको दोबारा डेटा पर 30,000 का नहीं चाहिए ना, जो 30,000 के हैं। एबव है। हाँ, तब फिर स्मॉलर देन इक्वल टू। तो वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशंस लगा दिया है। ठीक है, और उसको दोबारा क्या किया, डीएफ में स्टोर कर दिया है। ठीक है। रिमूव द, और मैंने दोबारा क्या किया, रीअसाइन कर दिया है। ठीक है। रीअसाइन करने से क्या बेनिफिट मिलता है, और अगर दोबारा चेक करोगे, जैसे मैंने रीअसाइन कर दिया और दोबारा चेक किया तो एक भी डेटा नहीं दिखेगा सेम कंडीशंस के लिए, दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो रिमूव हो गया, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो और IQR का यूज कर सकते हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला कैसे बनाएगा, एनपी डॉट IQR लिख दोगे, या फिर आई एनपी डॉट परसेंटाइल 25, क्योंकि पहला क्वार्टाइल क्या होता है 25 का होता है, एंड देन 75 जो क्या होगा क्वार्टाइल 3 होगा। ठीक है, वो दो डेटा ले लोगे और दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो वही हमारा क्या निकलेगा, IQR की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। और उसमें जो डेटा होगा उसको रखोगे, बाकी सारे को रिमूव कर दोगे। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्या करोगे, सारे के लिए बॉक्स प्लॉट बना के देख सकते हैं। अच्छा, उधर ऊपर का लिख लिया था ना बॉक्स प्लॉट का कोड, ये है ना। वो तो सिंपल है कि टोटल स्क्वायर फीट का ही पास कर रहे थे ना SNS के थ्रू। और थोड़ा सा ऊपर का। इस पे मैंने तीनों का यूज करके बनाया है। ठीक है, PLT का, बॉक्सन का, देन वायलिन का। तो आप इसमें से कोई एक ही चीज यूज करो। ठीक है, बट इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप तीनों को कमेंट करके रख सकते हो। तो इसमें करेक्टली
डेटा क्लीन होगा, क्लीनिंग का पहला स्टेप तो पूरा हुआ हमसे। डेटा सेव अब जाके इंपोर्ट कर लो। हो गया, अब जाके इंपोर्ट कर। अब बताओ क्या करते हैं, ये क्या है बॉक्स प्लॉट, क्या लिख दो, लिखना क्या था आप बताओ। तो हमारे इसमें जो या तो अब मैं चेकआउट लेटर, चेकआउट में लिखना है इसको। चेकआउट है, पास पास की जल्दी नहीं होता है। क्या ये चीज पहले भी किया है? इतना गौर से क्या कर देख रहे हो? अच्छा, देखता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता हूँ, अब दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, तो पूरा सा थोड़ा सा तो और इंक्रीज कर दिया है सर। दिख रहा है। अब यही चीज तुम्हें क्या करना था, बस लूप में चला देना था, ताकि सारे कॉलम के लिए आओ एक ही बार में चेक कर लो। ठीक है, चार ये ये दिख रहा है? तो सेम हमने क्या किया कि ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है, तो नॉर्मली हमने क्या किया है, एक को असाइन कर दिया, उसी में क्या किया, रन कर दिया है। अब इसमें क्या रन कर दिया है, तो सिंपली बॉक्स प्लॉट बना दिया है सबके लिए। दिख रहा है कि एक एक कॉलम लिया है और सबके लिए क्या किया, बॉक्स प्लॉट बन गया है। हाँ, कॉलम का नाम एज ए लिस्ट ले लिया हमने। अंदर आप इसको रन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एक करके बन के आ जाएगा आपके पास। ऊपर ही कहाँ पे हो? स- यहाँ से लेके यहाँ तक का तीनों तो एक ही कोड है। बस थोड़ा सा यहाँ पे लेस देन का देख लेना, क्योंकि मुझे उसका रिवर्स का केस के कारण स्टोर करना है। ठीक है, उसके अलावा या फिर नॉट इक्वल टू का भी कर सकते हो।
लेकिन नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ वही डेटा नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, उससे लेस चाहिए, तो लेस देन का यूज कर लेंगे। तो क्या, थोड़ी देर चला के हो गया। क्या हो गया उसको, लूप में चला के देख लो। अगर किसी में तुम्हें आउटलायर लगता है, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बाथ्स है, तो मैं क्या करूंगा, 25 से जो अब है उसको हटा सकते हो। ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास नॉर्मल है बालकोनी में, इसको रहने देंगे। उसी तरीके से देखोगे प्राइस में भी, प्राइस में सिर्फ एक डेटा है जो 35 से अब है, तो उसको आप हटा सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से बीएचके में क्या कर सकते हैं, 20 बीएचके तक रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, तो उतने में क्या है, ज्यादातर डेटा है वो रख सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली उसको क्लीन करो, बाकी मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। सिंपली कंडीशन के बेस पे ही क्लीन लगा था। अब डेटा जो डीएफ में जो स्टोर करवाया है, तो उसको भी लिखना, अभी वही पूरा डिलीट कर दिया आपने कंडीशन के थ्रू। जो डीएफ का होगा ना, उसमें दोबारा डीएसएन किया होगा, उसमें हटा दो, ठीक है। ये जो आपका कंडीशन है, उसको रिसार्ट किया, तो यही वाला साइज दोबारा पे ग्रेटर देकर इसको रीअसाइन यहाँ पे, मतलब लेस देन को भी आप डिलीट कर दे रहे हो, ग्रेटर देन को भी डिलीट, तो बचेगा क्या उसके पास। मतलब पहले रीअसाइन नहीं करना, पहले वाला अब करो तो डेटा का लोड किया, तो ये डेटा ही नहीं है ना, तो मैं डेटा करने लोड ये होता है ना, इसलिए इसके बाद वो पुराना है, वो इंडियन का कॉलम उसको डालो। सर सिर्फ बात का डेटा फ्रेम होते हैं, कितना को डीएफ इज नॉट आई स्क्वायर का डिवाइड आई स्क्वायर का आई फंक्शन बन गया तो रिमूव भी करना है, कंडीशंस बनाने हैं, कंडीशंस बना के रिमूव करो। अरे एल आया वहाँ पे, एल आया यहाँ पे, हाँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 25 के अबव है ना, तो इसको रिमूव करो। 25 से ज्यादा बात, हाँ मतलब आप पहले क्या करते हो, डेटा एनालाइज करते हो, अब इसमें कौन सा आउटलायर है वो चेक करके हटा देते हैं। ठीक है।
जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूँ, बाद में क्या है 25 से जो एबव है उसको रिमूव करना है। इसके अलावा क्या था, एक बालकोनी सही था। इसमें क्या था, 35 से जो एबव था उसको रिमूव करना था प्राइस में। BHK से में 20, 35 और 20, 35, 30 या 35 जो भी रखना है, तो 30 है और 20। ठीक है, तो ये आप रिमूव कर सकते 22,000, हैं। हाँ 30K वाला। 3,000 तो कम है, है। ज्यादा है ना 30,000 से। हाँ, तो उससे जो कम है वही डेटा फ्रेम में दोबारा स्टोर करना है ना, उससे ज्यादा होगा उसको हटा देना है। BHK greater than 20, लेस देन है ना, less than, हाँ, लेस देन है ना, अच्छा ये आपने क्योंकि मैंने दोबारा रीअसाइन किया है ना। तो रीअसाइन में क्या होता है, तो जैसे इसका इस तरीके से लिखे ना कि मुझे डेटा क्या रखना है, जो 20 से कम है वही रखना है। तो वही कंडीशंस लगाया, 30 से कम रखना है 30 का लगाया, 20 से कम रखना है तो 20 का लगाया, दोबारा रीअसाइन किया है। ठीक है। बाकी अगर तीनों कंडीशन एक साथ रखना चाहते हो तो और का लगा सकते हो लॉजिक एक साथ। तो आप नीचे इस तरीके से भी एक ही कंडीशन में भी बना सकते हो और दोबारा क्या कर सकते हो, उसको रीअसाइन कर सकते हो। अब तक जितना भी पढ़े वही सारी चीजें रिपीट होती है, कुछ नया देखो, कोडिंग लेवल पे कुछ भी नया नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बड़े बड़े नए आएंगे। कोडिंग में पाइथन का बेसिक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। या तो मैं चला गया, चला गया। पहाड़ था ना। ये पंखा बंद, क्या होगा, AC या पंखा। AC बंद करो और दो करने के यहाँ पर करके है। सर वो स्विच ऑफ कर दूंगा इसीलिए। दोबारा आप अपना चेक कर सकते हो कि सारे आउटलायर्स आपके रिमूव दिखेंगे। ठीक है। ये नीचे वाला जो कोड है जो कमेंट आउट है इसका कौन सा ये, नॉट नॉट ये तीनों जो हमने अलग अलग बना के रखा था, तीनों को एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मल्टीपल कंडीशन एक साथ कैसे लिखते थे याद है, एंड और नॉट का यूज करते थे। एंड क्या करता था, तीनों को फुलफिल करेगा तभी वो क्या करेगा, रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, तीनों में से कोई भी कंडीशन सही होगा तो उसके बेसिस पे डेटा स्टोर करते जाना है। तो ये कंडीशन सही होगा तो उसके बेस पे भी डेटा स्टोर होगा, ये कंडीशन होगा उसके बेस पे भी, और ये कंडीशन होगा तो उसके बेस पे। हैं? नॉट का और का होना चाहिए था इसको देखो। तो और ही है ये, सिंबल में यही रखते हैं बाइनरी, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है ना। सर वो प्लांट नहीं होता है सिंगल, सिंगल लाइन, हाँ। वो होता है ना। चलो कोई नहीं, ये हाँ 5, तो ये होगा।
ठीक है। हाँ, इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है तो लेते आते वो हैं। डेटा आपका स्टोर हो जाएगा डीएफ पे। पहले हम कोड करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कोड को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। एंड देन सेम काम के किसके लिए करोगे, कैटेगरिकल वैल्यूज के लिए करोगे। कैटेगरिकल वैल्यू में आउटलायर कैसे चेक होता है बताओ। कैटेगरिकल न्यूमेरिकल में पता चल गया एक रेंज के बाहर होगा तो। कैटेगरी में कैटेगरी जीरो होगी। जीरो होगी तो वो तो दिखेगी ही नहीं। मतलब सबसे कम जो होगा एक या दो, एक रहेगा, है ना। अच्छा। तो वो हटा सकते हैं। अगर एक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रहा तो फिर हम एक वाले को भी नहीं रिमूव करते। ठीक है, और नॉर्मल वैल्यूज करके चलेंगे। तो आप भी क्या कर सकते हो, उसको काउंट करके देख सकते हो। तो सबकी फ्रीक्वेंसी दिखेगी। तो हमारे पास क्या है कि सुपर बिल्डअप एरिया क्या है, 8 के है। देन ये 2 के है, ये भी 2 के है, और ये 87 है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो हम इसको हटा सके। ठीक है। सेम ये काम क्या करोगे, सब कैटेगरिकल कॉलम के लिए करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशंस के लिए भी है, तो आपको यहाँ पे लोकेशंस के बेस पे दिखेगा। तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज हैं जो 1 है, दिख रहा है। अब आपको बताना है टोटल वंस वाले डेटा कितना है, काउंट करके बताओ जिसका हो गया हो। टोटल जैसे क्या है ना, 541 है, 399 है, इसी तरीके से क्या 11 भी है। कितने वन है? हाँ, थोड़ा सा लॉजिक बनाओ। इसमें बस यही रहेगा कि आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो सिंपल इसका कंडीशंस रखोगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, वैसे कितना है उसका काउंट कर लेंगे। ठीक है। काउंट कर लो या फिर उसका सम कर दो, तो भी आ जाएगा। इधर हटना है। अच्छा, यार नींद क्यों आने लगी? हाँ, ये तो आ रही है। नहीं, फाइंड करना है लोकेशन की वैल्यू जो 111 कितनी है। एक प्याली चाय पिला दो। कंडीशन लिखी जाएगी। क्या हो गई? 480 ला दूं। मेरे लगाए तो नहीं सुना। दो पे ना। नहीं, ये तो संजना थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स के लिए। मैं को पता नहीं बंदा रही है। पूरा छेड़ दिया। पूरा बांध। स्लाइड में एक मिनट। करना है। उधर है माउस। हाँ, माउस सामने से। क्या कर दिया? आगे आगे से वीडियो है। उसका को रिकॉर्ड करना। वही बगल वाली, उधर वाली, उधर वाली। बांध दे। अरे नहीं रे।
ये स्कोर में लेफ्ट वाली है। हाँ रे, उसका बर्थडे बन गया। कितने पीछे हो तुम? तुम नीचे करना बोलते हो उसको। क्या करके आया आज, बता मेरे को। आज तुमको दिन भी कम रहा है। चल तेरा चश्मा बना। नीचे आज वही मतलब ऊपर का बॉस हो गया दिन और स्प्लेंडर और बाइक चलती घंटे स्प्लेंडर भैया उसका बुलेट का एक बार और नाम चेक कर। सेट करवा दी तूने इंडेक्सर से। हाँ रीसेट करा लो, यही तो करवाया था सर। ओह अच्छा, ये वाला मैंने नहीं दिखाया था हमें। रीसेट कैसे करवा दी तूने इंडेक्सर? यही करवा दी। कहाँ है माउस? कौन कौन आया है? आ गया ना। देखिए आपका चूहा छेद गया है। तो ये देख। उस जिसने करवाया वो तो गायब है। कुछ कराने का नहीं चाहिए। हो गया, हो गया था ये और गायब। क्या है? क्या करने लगे? वाह, बस सर 480 आ गया। 480 तो इतने सारे वंश के होंगे। 400 एक मिनट डिफरेंट डेट कुछ नहीं था। नहीं नहीं ये 400 नहीं नहीं ये लिखा हुआ है। अरे मैंने कुछ लिखवाया था, नाउ चेक दी। 303 तो ये है ना, ये ऐसा शरीर से उड़ा रखा है। जेट आउटलायर कैटेगोरिकल वैल्यूज की गायब 650 रुपए डेटा का ऐड कर दिया मैंने। तो कितने बनते हैं? अलग अलग एक थोड़ा बहुत मैंने क्लीन नहीं करना, करवा दीजिए। उसने करा था। मैं छोड़ दिया। तो सर्वर ने कोड लिखा है ना। एआई वाला स्टेटमेंट लिखी, टैब कर दिया। या कोलैब तो कर रही है सामने आएंगे। अपना क्या तो कुछ नहीं। अरे बनना कितने बार आता है? आज की लोकेशन इसमें काउंट करना है। हाँ तो उनको सम कर दो, लास्ट में डॉट सम कर दो। क्या ये कितना आ रहा है? 480 सर आप भी कर दो मैसेज 3 बजे कर दिया। 480 है। होगा डेटा में तो चलेगा। नहीं, तुमने और कुछ रिमूव किया होगा तो इसलिए। मैंने रीसेट इंडेक्स की बात करके बताया और वैल्यू का 479 एक और डिलीट हो गया। ठीक है, तो 479 है और कैसे डिलीट हो गए सर? हो गया सर। कैसे हो गए सर अपने आप? क्योंकि मैंने ये कंडीशंस नहीं रन किया था ना। इसके बेस पे क्या है, एक और डेटा कहीं से होगा तो डिलीट हो। चलो कोई नहीं, वो तो एक दो डेटा ऊपर नीचे क्लीनिंग में डिलीट हुआ होगा। ठीक है, तो वंश वाले कितने हैं? 479 है, तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि इतना सारा डेटा है। ठीक है, तो ये हम रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, एक सेकंड ये लिखना दो।
फोर सेवेंटी है। फाइव बहुत ज्यादा है, मैंने तो पूरे बट डेटा अगर सेम है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस पे गलती की होगी आपने। 478। ऐसे फाइव नहीं होंगे, सेम डेटा है ना, हम लोगों ने यूज किया था। फोर सेवेंटी एट वाले जा रहे हैं तो फोर सेवेंटी एट आता है। बहुमत तुम्हारे पास। कुछ कंडीशंस में देखो, ये जो कंडीशंस है ना उसमें कुछ होल्ड किया हो। नहीं सेम एक बार डीएफ प्रिंट करके देखो और उसका लेंथ देखो कितना है। डीएफ का लेंथ कितना है वो चेक कर लो आप। लेंथ ऑफ डीएफ देख रहे हैं, हमारे पास अप्रोक्स 13 के हैं। अच्छा सर, मेरे में कम है, हमारे में कम है। अच्छा डीएफ का तो मेरे में 5 क्या है वो भी। हमारा ये फाइव क्या आ रही है, मतलब तुमने ऊपर में कहीं ना कहीं पूरा डेटा डिलीट कर दिया है। 12 नहीं, मेरा कम है 12,490 से 12,060 12,696। मेरा 5 आ रहा है। तो दोबारा तुम क्या करोगे, रीरन करोगे और इसमें दो ही चीज, पहला ये कंडीशंस लगाया है और दूसरा ये कंडीशंस है। ये चार कंडीशन है जिसके बेस पे डेटा रिमूव हुआ है, ठीक है। सर नहीं, ऊपर क्लीनिंग में भी तो हो सकता है, ऊपर नहीं ऊपर ऊपर तो नहीं आया था। क्योंकि दोबारा मैंने क्या किया, दूसरा फाइल लोड करके दोबारा स्टार्ट से रीरन किया था, तो हो सकता है कुछ लॉजिक का, ठीक है। मैंने बेसिक क्या था, मेरे जानने बंदे पड़े पहले। जब हम क्या कहते हैं कंडीशन के बेस पे रीअसाइन करते हैं ना, तो अगर आपने कंडीशंस थोड़ा सा भी गलत लगाया होगा तो रीअसाइन में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा रीअसाइन हो जाता है। अगर उसमें कोई भी डेटा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इम्पटी। हाँ तो सही है। इस दो तो नहीं है पर आसपास ही है, 10 है। तो चलेगा उतना, ठीक है। पांच वैल्यू 478 पांच वैल्यू स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या है? ज्यादा है। फिर उसकी ठीक है। दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा स्क्यूनेस का आएगा। स्क्यूनेस होता क्या है? मैट्रिक हम्म, यूनिफॉर्म वे में जो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कि हमारा सेंटर से डेटा कितना डाइवर्ट है वो आप उसमें देख सकते हो, लेफ्ट राइट। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है उसका मतलब क्या है, वो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और रियल वर्ल्ड में जो भी डेटा हम ज्यादातर कलेक्ट करते हैं वो क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखेगा, है ना। और दूसरा क्या है हमारे पास रीजन, कि जो भी मशीन लर्निंग में डेटा जाता है अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो एक्यूरेसी होगा उस पर हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलाई का मतलब क्या हो गया, क्या, मान सकते हैं कि मान लो क्या है हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका अगर एक्यूरेसी 70 आ रहा है और जो क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसका 80 आ रहा है, तो हम ज्यादा भरोसा 70 वाले में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्यूनेस को हैंडल करेंगे। स्क्यूनेस बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंडिकेट करता है डेटा का स्ट्रेंथ, कि कितना हमारा रेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्यूनेस हमेशा किसका निकलेगा, न्यूमेरिकल कॉलम का ही निकलेगा, ठीक है। तो हमने ये सिंपल क्या किया है, आपको पता होगा ये लूप के थ्रू हम लोग ने सारा काम कर रहे हैं। एक ही बार में क्या होगा कि मैंने एक एक कॉलम लिया, उस कॉलम में क्या किया, उसका डेटा टाइप चेक किया, और जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं होगा उसी का हम क्या प्रिंट करेंगे, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस निकालने के लिए सिंपल रहता है, डीएफ ऑफ, जैसे किसका निकालना है, किसका निकालना है, प्राइस डॉट स्क्यू, ठीक है। तो ये दिख रहा है प्राइस का स्क्यूनेस कितना आ गया, 7 आ गया। इसका आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम भी विजुअलाइज करके देख सकते हो। कंट्रोल सी, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, और हिस्ट प्लॉट किसका करना है, तो सेम इसका, जैसे मैंने इसका प्लॉट किया, ये प्लॉट, ये दिख रहा है। तो ये साइड पे ज्यादा है
और ये हमारा क्या राइट साइड है, और राइट साइड मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्क्यूनेस बहुत ज्यादा ये तो है, लेफ्ट है, लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट होना सर। लेफ्ट है नहीं। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड, बट जो हमारे पास मतलब लेफ्ट का जो ये देख रहे हो ना, स्क्यूनेस का मतलब जो इधर टेल किधर ज्यादा है, तो राइट ज्यादा है। साइड पे, हाँ। कि अगर क्या रहेगा, अगर ये साइड पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड। अगर इस तरीके से है तो राइट, क्योंकि इसमें क्या था, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो राइट स्क्यूड हो गया, ठीक है। हाँ यही चीज नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो क्या रहेगा, राइट स्क्यू। तो हमारे पास लेफ्ट स्क्यूड रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, पॉजिटिव में 7.5 आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, राइट स्क्यूड है। अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हो, स्क्यूनेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो सिंपली आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं एक बार, और सिंपली एक लाइन का कोड में लिख दूं कि जो भी हमारे पास डीएफ में प्राइस था, तो मैं क्या कर देता हूँ, रेंज कैसे छोटा कर सकते हैं या फिर रेंज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं नंपाई का यूज कर लेता हूँ, np डॉट लॉग। ये क्या करेगा, np डॉट लॉग क्या करता है, या फिर np डॉट स्क्वायर क्या करेगा, वो एस क्यू कर देता है। आर टी, वो मतलब जो भी प्राइस होगा उसका स्क्वायर रूट बना देगा, हाँ, है ना। अब ये जो स्क्वायर रूट बना रहा है, अब इसमें क्या करो, एक बार हिस्टोग्राम इसका बना के देखो, या फिर इसका क्या करो, जैसे मैंने इसका बना दिया, अब इसका हम डॉट स्क्यू चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कहाँ पहले 7 था, अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये क्या होगा, कि आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ज्यादातर दिखेगा। कैसे पता कर सकते हो, बताओ कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी क्या करोगे, एक बार हिस्टोग्राम बना के देख सकते हो, ठीक है। एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, और ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डेटा आएगा, ये थोड़ा सा आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह दिख रहा है। पहले जो हमारे पास था, जब बिना क्या था, चेंज किए हुए रेंज को बना रहे थे, ये हमारा क्या था, जो पहले बना रहे थे, ठीक है। पहले बना रहे थे, ये तो बहुत ज्यादा स्क्यूड दिख रहा था, है ना। अब हमने जो क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया, और जब बनाया तो ये कम स्क्यूड दिख रहा है ना। तो ये क्या होगा, इसका स्क्यूनेस कम हो गया, मतलब ये सेंटर की तरफ ज्यादातर दिखेगा। तो इसके वैल्यू देखोगे तो 2.7 है। अगर आप इसको और भी क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो अलग अलग फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे मैंने लॉग का किया, लॉग के बेस पे क्या होगा, 0.8 आ गया। तो जैसे अगर आपने स्क्वायर रूट पे किया है, तो यहाँ पे लॉग करके देखोगे, इसका जो स्क्यूनेस बनेगा, अब आपको सेंटर पे थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है। तो ये सिंपली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा का रेंज चेंज करते हैं, ठीक है। जो लार्ज वैल्यू है उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और स्मॉल वैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली रेंज कम होगा, और रेंज कम होगा तो क्या होगा, बताओ। अगर रेंज कम होगा तो क्या हो सकता है, अगर मान लो रेंज ही हमारा कम कर दिया, तो इसके उसकी स्क्यूनेस क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी, ठीक है। तो हम रेंज पे ही ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। और जो भी हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, इसी मेथड्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड्स, ठीक है। कि जब भी आपको स्क्यूनेस कम करना है तो आप अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हो, जैसे स्क्वायर का यूज कर सकते हो, स्क्वायर रूट का यूज कर सकते हो, लॉग का यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला है जो क्या करता है, चीजों को चेंज करता है, आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे मीन मैक्स स्केलर रहेगा, वो भी आप यूज करोगे तो वो भी क्या करता है, डेटा को थोड़ा सा स्क्यूनेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो स्क्यूनेस को रिड्यूस करने का सिंपल तरीका होता है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब इसमें से पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो इसमें ज्यादातर 4 ही फॉर्मूलाज ज्यादातर यूज होते हैं। पहला स्क्वायर रूट, लॉग, और एक बॉक्स कॉस, ठीक है। तो ये 3 या 4 जो होते हैं आप उसका यूज करते हो, उसमें से जिसकी भी वैल्यू कम आएगा वो आप रख लो, ठीक है। तो ये चीज क्या कर सकते हो, आप लूप में चला सकते हो, ठीक है। स्क्यूनेस हैंडल करने के लिए, तो क्या है, स्क्यूनेस चेक, हमने स्क्यूनेस यहाँ पे चेक किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हैंडल किया, रिड्यूस द स्क्यूनेस,
reduce the skewness using transform methods। ठीक है। तो जो हमारे पास बॉक्स कोड होता है वो scikit-learn के अंदर नहीं होता, तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए हमारे पास scipy होता है, उसका यूज कर सकते हो। तो उसका मैंने अगर यूआरएल दिया होगा तो मैं देख लेता हूँ, ये रहा। ठीक है। ये दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक्स। तो आपके पास ये चार आएंगे। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस होता है वो आपको पता है, विजुअलाइज करके कुछ इस तरीके से देख सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो इस तरीके से दिखेगा, नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड्स होंगे। तो पहला लॉग मेथड आप यूज कर सकते हो, इससे भी आपका स्क्यूनेस रिड्यूस होगा। दूसरा स्क्वायर रूट कर सकते हो, इससे भी आपका रिड्यूस होगा। तीसरा जो हम यूज कर सकते हैं वो बॉक्स कोज यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप बॉक्स कोज भी यूज कर सकते हो, इससे भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है। इसके अलावा येन जोन्स है, उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने चार दिया और एक क्वार्टाइल का यूज किया है। ठीक है। तो जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो रहता है बॉक्स कोज का। ठीक है। बॉक्स कोज, लॉग और स्क्वायर रूट। ठीक है। ये तीन ज्यादातर हम यूज करते हैं। बॉक्स कोज के यूज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंपल आपको एक अलग से लाइब्रेरी साइपाई इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। साइपाई के अंदर क्या रहेगा, बॉक्स प्लॉट रहेगा। ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट में क्या आता है कि आप जो भी बॉक्स प्लॉट बनाते हो, मतलब जो भी विजुअलाइजेशन आगे जाके करोगे, तो ये जो चेंज करेगा वो दो वैल्यू रिटर्न करेगा। पहला पूरा का पूरा डेटा, और दूसरा जो चेंज प्राइस होगा उसका। ये दो चीजें चेंज करके आपको देगा। अब उसके बेस पे क्या कर सकते हो, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा है उसका स्क्यूनेस प्लस जो हमारा चेंज प्राइस का स्क्यूनेस है वो दोनों प्रिंट करके आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल प्रिंट किया है। तो ये क्या था, ओरिजिनल डेटा 7.5 का था, और अगर आप देखो तो बॉक्स को उसमें हमने जब ट्रांसफॉर्म किया तो वो कितना आ गया था, 0.0 के आसपास। ये दिख रहा है। तो जब सबसे ज्यादा हमारा रिड्यूस हुआ वो किसमें हुआ, बॉक्स कोस के थ्रू हुआ। ठीक है। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो बॉक्स कोस का ही रहता है। ठीक है। तो कहाँ तक लिखा है ये बताओ, यहाँ तक लिखा होगा ना। बॉक्स कोस का जो लाइन है ना, बाकी ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन है जो हम पीएलटी के लिए कर रहे हैं। जो एक्चुअल अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ एक लाइन का है। ये दिख रहा है कि बॉक्स कॉज हमने अप्लाई कर दिया है कौन से कॉलम में, तो प्राइस वाले कॉलम में। अब ये दो चीजें रिटर्न कर रहा है, एक जो डेटा चेंज हो गया वो, और दूसरा उसका जो लैम्डा प्राइस है। ठीक है। तो हम जो यूज करते हैं वो इस वाले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो है ओरिजिनल प्राइस का स्क्यूनेस, और दूसरा ट्रांसफॉर्म का है। तो ये जल्दी से लिखो, आगे देखते हैं। पहले का है। सर पढ़ाई मैं आपकी यही सोचती हूँ। प्राइस बॉक्स कोड जो बनाया ऐसे जैसे करते हैं और इस सबसे ज्यादा वैल्यू उसमें कम हुई थी बॉक्स में, इसलिए इसको यूज किया। अरे तो ये डीएफ प्राइस बॉक्स कोड जो बनाया है नया कॉलम बनाया ना, नाम पे तो कुछ है ही नहीं। वही तो, इस नाम पे कुछ है ही नहीं। और लैम्डा प्राइस जो बनाया है, लैम्डा प्राइस जो बनाया है वो नया वेरिएबल बनाया
अच्छा पहले ही लिखा हुआ लिखते तो वो भी नहीं, मैं भी लिख पाऊंगा, लिख के बस ईमेल कर दूंगी, कॉपी पेस्ट कर कॉपी पेस्ट क्या उन्होंने कहा कि बस वो फर्स्ट वाला लिख लो। अरे वो तो ठीक है ये वाला कोड कर लिखा, उनके पूरा ही पास लिखा है। पूरा लिख दिया। पूरा ही लिखना है तब तो चलेगा वो नहीं, वो स्नीकर वाला डिस्क्रिप्शन भी है ना, उसका वाला इम्पोर्टेंट है। देखो कि कैसे मेरे डेटा में ऐसी गड़बड़ है। कुछ नहीं कर रहा गड़बड़। कोई नहीं, गड़बड़ है ऑलरेडी, अरे कोई नहीं, अभी नहीं लिखा है यार। हाँ लिख दिया। नीचे हो सेकंड लास्ट में। अपना नहीं लिख सकता ये सोलह डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। देखता है 2 डोज का जाना है इसमें। तो वो रूम के हिसाब से बताया होगा। पाला लेके लैपटॉप की सैंपल मारते क्या क्या भेज देना, भेज देना। ये कॉपी लगी ये भेज कर नो मॉड्यूल नेम पूरी बुकिंग चाहिए मेरे को, मुझे कॉपी गेट रिपोर्ट करना पड़ेगा इसकी। अरे वाह ये नीचे भी है क्या? नहीं इतना ही है ये स्किप भी नहीं है उसमें वाला। कहाँ भेजना है? घर चले नहीं वो मोड कॉपी करके भेजना है। कौन सा लैपटॉप का कोई रखा हुआ मुसाफिर है, क्या कहाँ जाना है तैयार है। कितना ही है? अरे रुको, रुको, फिर बता। मैंने कुछ लिखा है, अर्ज किया है। शांत ठीक है, रुको। अरे यार सुन उसमें भौंकना एक मुलाकात अधूरा रह जाने को, अच्छा 2 दिनों का मिलना अधूरा रह, 3 कहानी भी अधूरी रह जाने, 4 बातें भी अधूरी रह जाने, 5 दिन बचे हैं उनसे मिल जाने में, 6 दिनों की मोहब्बत भी रह सकते। अभी और है, अभी और है। 7 जन्मों का साथ भी अधूरा रह जाने तो, 8 दिशाओं में उसे गुम हो जाने तो, एक मुलाकात अधूरा रह जाने तो, 2 दिलों के मिलना अधूरा रह जाने। ओ मैंने पूरा भेजा है। आखिर चश्मा लगा के देख। हाँ नीचे दो अरे तुम मुझे पहले भेज यार। इसकी आदत नहीं होगा। लग रहा है, हाँ वही लग रहा है। लगना नहीं है इस पर प्रिंट आउट शो है इसका टाइटल है दूरी।
और अगर भेजा हाँ, तो इसमें बीच में हज़ार लिख लिया भेजा है नहीं पूरा, क्या होगा? थोड़ा पीछे कर दो। नहीं तो था इसमें सर ऊपर में जो केडी ऊपर है वो मैं कर देंगे कौन सा ये केडी इक्वल टू 2 क्यों करते थे याद है? केडी का फुल फॉर्म बोल हम्म? क्वेश्चन पूछे थे केर्नाल डेंसिटी एस्टिमेटर याद है? ए से क्या था सर करनाल के ई हाँ आर हाँ कर्नल डेंसिटी एमिटर ठीक है एस्टिमेटर। जैसे आप इसमें से भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आता है ठीक है सेलेक्ट अनदर करनाल। तो ये करनाल अलग होता है ठीक है और यहाँ पे जो यूज करते हैं अलग रहता है ठीक है। सिंपल करनाल का मीनिंग होता है माइंड। अगर आप देखोगे देखे नहीं हॉलीवुड मूवीज में रहता है ना अरे रोबोट का करनाल सिस्टम क्या हो गया मिस फंक्शंस हो गया। सर इससे नीचे और तो होगा ना नहीं बस शो करवाया है। वो तो नॉर्मल थोड़ा सा लगा सकते हैं। एक मिनट अच्छा चेंज करने के बाद उस कॉलम को दोबारा उसमें क्या करना है रीअसाइन करना है, तो कैसे करोगे बताओ नीतीश कैसे रीअसाइन करेंगे? वेरिएबल का नाम किसी वेरिएबल का नाम कर तो सेम वेरिएबल का नाम में इस वैल्यू को क्या करेंगे रीअसाइन कर देंगे ना तो हो सर जाएगा। यहाँ पे ये डीएफ प्राइस बॉक्स का जो नया कॉलम बना है आपने जिसमें क्या होगा ट्रांसफॉर्म होकर डेटा स्टोर होगा। और लैम्डा प्राइस ये क्या है ये नया वेरिएबल बनाया है इस पे क्या है कि वही चीज देखो ना ये बॉक्स कोड है ना दो चीजें रिटर्न करता है ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं डेटा जिसमें स्टोर रहेगा और ये क्या रहेगा एक वेरिएबल रहेगा असाइन द ऑप्टिमल लैम्डा वैल्यू ठीक है। ये एस्टिमेट करता है चीजें कि उसके बेस पे लैम्डा वैल्यू कितना है जो आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। ताकि आप जब दोबारा इन्वर्स करोगे तो वही लैम्डा वाला को क्या करोगे डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाएगा ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्म करता है उसके लिए क्या रहता है वैल्यू रहता है ठीक है? तो वो कर और ये ऑप्शनल रहेगा तो उसके नीचे तो आपको ये नहीं बस नहीं करना ठीक है कि हम लोग कितने के फैक्टर से चेंज कर रहे हैं 1030 आप सिंपली क्या कर सकते हो रीअसाइन कर सकते हो तो क्या होगा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा वो आपका रीअसाइन हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा अलग अलग मेथड्स रहेंगे। अगर आपको उसको डिटेल्स में सारी चीजें पढ़नी है तो मैंने एक यूआरएल दे दिया है। ये यूआरएल डायरेक्टली क्या होगा ये होगा ठीक है। ये दिख रहा है मशीन लर्निंग मास्टरी करके एक वेबसाइट है उसी में आपको दिखेगा ठीक है। उसके बारे में सारा चीज डिटेल लिखा रहेगा किस तरीके की कौन सी चीजें हो रही हैं क्या चीजें हैं ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतना याद रखना रहता है ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मीन मैक्स स्केलर और एक कौन सा था एक कौन सा था याद है स्केलिंग में जो हम लोग करते थे मीन मैक्स स्केलर एक और जेड स्कोर था। उसके बेस पर क्या होगा रेंज चेंज होगा। अगर रेंज चेंज होगा तो स्क्यूनेस ऑटोमेटिकली चेंज होगी थोड़ी सी ठीक है। तो ये भी क्या करता है स्क्यूनेस चेंज करने का काम करता है ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड का है वो ये है स्केप का ये नॉन टेबल पे टेबल नेम्स और उसको कैसे लाते हैं सॉल्व कर कैसे रिजॉल्व करोगे ये डाल पिप इंस्टॉल साईपाई बस। मॉड्यूल अगर नहीं बता रहा है तो आप समझ जाना कि वो क्या इंस्टॉल नहीं है ठीक है। या तो इंस्टॉल नहीं होगा या तो स्पेलिंग गलत होगा दो चीज चेक कर लेना। ठीक है ठीक
आपने लिख दो वो बता दो। ये मैं शेयर कर दूंगा ना फाइल, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नॉर्मली क्या कर सकते हो, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड्स फॉर स्क्यूनेस, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एमएल। तो क्या होगा, कोई ना कोई वेबसाइट आ जाएगी, उसमें ये 4 मेंशंस रहेंगे हमेशा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड्स फॉर एमएल स्क्यू, ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा लॉग स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल का आ रहा है, बॉक पोज आ रहा है, येन जोन्स आ रहा है। चलो इधर देखो तुम, सर कैसे इंस्टॉल कर दिए ये साइफाई को? टर्मिनल में जाके नहीं, उसमें उस सेल में लिख के इंस्टॉल कर रहे हैं ये। हाँ तो सेल से भी तो होता है। भी तो होता है। एक्सक्लेमेशन साइन लगाना। आप करेंगे मुझे शांत हो जाओ। ठीक है, अब इसमें आता है फीचर स्केलिंग का। ठीक है, फीचर स्केलिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारा काम कर सकते हो। तो फीचर स्केलिंग होता क्या है, बता सकते हो? व्हाट इज फीचर स्केलिंग, बताओ। फीचर स्केलिंग, इसका मैं डेफिनेशंस बुक पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा होगा फीचर स्केलिंग है क्या। तो एमएल का क्या है, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, जिसमें आप क्या करते हो, जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स होंगे उसको एक कॉमन रेंज पे चेंज करते हो, है ना। ज्यादातर हम क्या करते हैं, तो दो तरीके से यूज करते हैं। पहला नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में रख सकते हो, ताकि जो हमारा एक्यूरेसी होगा डेटा के बेस पे क्या होगा कि हमेशा सेम आएगा, है ना। दूसरा -1 से +1 के बीच में कर सकते हो, अगर आप क्या करते हो कोई दूसरा नॉर्मलाइजेशन यूज करते हो तो। जैसे 10H का रहता है तो वो क्या करता है, -1 से +1 के बीच में ले आता है। इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन यूज करते हो, जिसको जेड स्कोर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डीप लर्निंग में होता है। ठीक है, डीप लर्निंग में अलग अलग लेयर होते हैं ना, तो बार बार क्या होता है, डेटा का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं, बार बार उसको नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आगे जाके, स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, याद है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने का ट्राई करता है कोई भी वैल्यू को, है ना। और उसका जो रेंज रहता है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ज्यादातर -4 से +4 के बीच में रहेगा। बट ये ऐसा नहीं है कि इतने के बीच में रहेगा, ये +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें ज्यादातर क्या होगा, ये वैल्यू इसी के रेंज में चेंज हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, स्केलिंग के बेस पे। तो अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से आप लाइब्रेरी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए पहला होगा कि आप नॉर्मली एक एक स्टेप को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, स्टेप मतलब मीन मैक्स का फॉर्मूला क्या था, याद है ना। मीन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला क्या था, याद है, पिछले क्लास में ही तो बनाया था। क्या लिखा था, डेटा पॉइंट माइनस मीन, डेटा पॉइंट ऑफ मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन, यही था। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, दिख रहा है कि जो मेरा एक्स नया बनेगा वो क्या रहेगा, कि जो एक्स होगा उसमें से मीन को माइनस करेंगे, लिस्ट में जो पूरा मीन होगा, देन डिवाइडेड बाय जो पूरे लिस्ट का मैक्सिमम होगा उसमें से माइनस होगा लिस्ट का पूरा जो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और वही हमारा क्या बनेगा, नया वैल्यू बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक सिंपल एग्जांपल दिया है। ठीक है,
अब आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है हमारे पास कुछ वैल्यूज थे 1 2 3 4। इसका जो रेंज होगा 0 से 1 के बीच में करना है, तो देखोगे 0 हो गया, जो स्मॉल वैल्यू होगा वो हमेशा 0 रहेगा, जो क्या होगा बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। अगर मैं पहले क्या करता हूँ एक 5 रख देता हूँ, या फिर 7, और इधर में रख देता हूँ एक 1, और इधर, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा, दिख रहा है जो 1 है ऑटोमेटिकली वो 0 जाएगा, क्यों? क्योंकि मिनिमम वही पॉइंट है। एंड जो मैक्स होगा 10 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। तो रेंज हमेशा क्या होगा 0 से 1 के बीच में हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया मैनुअली क्रिएट किया है ना। इसमें कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं है। ठीक है, सिर्फ मीन और मैक्स का फॉर्मूला यूज किया है। तो ये हमारा क्या नॉर्मलाइजेशन है। देख रहा है। अब ये चीज आपको बना बनाया हुआ भी मिल जाएगा। तो वो किसके अंदर मिलेगा, तो साइकिट लर्न के अंदर आपको ये मिल जाएगा। उसमें सिंपल है, नॉर्मलाइजेशन करके नाम है, वही यूज करोगे, उसमें डेटा पास करोगे, ऑटोमेटिकली करके दे देगा। ठीक है, ये समझ में आया, समझे ना। तो इसमें ये रहता है ना कि जितने भी आप यूज करोगे बेसिक्स पाइथन आपको पता होना चाहिए, बाकी जो लाइब्रेरी का यूज केस रहेगा वो यूज करते हुए जाएंगे। ठीक है। कौन सा बैच है ये। रेंज हम करेंगे 1 की रेंज कर दे। हाँ, क्योंकि जो आप डेटा देखोगे ना df डॉट हेड, इसमें हमारे पास क्या है, इसका जो रेंज है वो 1000 के बेस पे है। इसका जो रेंज है वो क्या है 1 से 10 या 20 के बीच में है। इसका जो रेंज है 1 से 3 के बीच में है। इसका जो रेंज है वो क्या है के फॉर्मेट में 30 के 40 के बीच में है ना। देन इसमें क्या है कि ये भी क्या होगा 10th तक होगा, है ना। प्राइस में भी क्या है हमारा अच्छा खासा है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास कि सबका रेंज अलग है। इसको अगर एक मान लेते हैं सिंपल लाइन इक्वेशंस में यूज करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। ठीक है, इसमें क्या होगा एम की जो क्या रहेगा हमारे पास एक्स की वैल्यू ज्यादा चेंज करेगा, कि अगर 1000 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और इसी के बेस पे कैलकुलेशंस में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अगर मैं एक क्वेश्चन मान लेते हैं प्राइस और बालकोनी के बेस पे ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मान लो x की वैल्यू एक यहाँ से ले लिया हमने और एक यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा m1 2600, ठीक है, प्लस m2 5 प्लस सी, है ना। अब m की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं दोनों में सेम रख के एक बार देख रहे हैं। ठीक है, 1 1 रखेंगे तो क्या होगा ये 26 और ये 5 आएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली जिसका नंबर ज्यादा है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंस हम डिसाइड करेंगे डेटा के बेस पे कि वाई क्या होगा। तो वो किससे डिसाइड करेंगे तो एम के बेसिस पे। तो एम क्या होगा अगर एम ज्यादा रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम रखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस कम होनी चाहिए। या तो इसकी एम की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एम की वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो इसकी कम होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम आगे जाके वाई प्रिडिक्ट करेंगे तो मेरा एक एक्चुअल वाई होगा जो आपको गिवन होगा और एक प्रिडिक्टेड होगा जो मशीन प्रिडिक्ट करके देगा। अब इसके बेस पे क्या है तो इनके बीच में जो वैल्यू है वो क्या होगा सेम होना चाहिए, तभी एक्यूरेसी रहेगा। कि मान लो जो प्राइस है एक्चुअल में 2.5 CR है, ठीक है, और आपने जो कैलकुलेट किया फॉर्मूला के बेस पे वो आ रहा है 2.1। ठीक है, तो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो तो 0.4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। पहला तरीका है आप सी में ऐड कर दो तो हो जाएगा, है ना। बट क्या होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन तो नहीं होगा, इस तरीके से क्या होगा जितने रोज होंगे उतना ज्यादा इक्वेशन होगा। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा तो ये एम की वैल्यू को हम चेंज करें, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ये तो गिवन है। एक्स की वैल्यू तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो नहीं चेंज करेंगे तो किसको चेंज करेंगे मैनिपुलेशंस के लिए, तो एम की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इसी से क्या होगा इंपॉर्टेंस डिसाइड होगा, है ना। अगर मान लो इससे इंपॉर्टेंट डिसाइड होगा तो इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज क्या करना पड़ता है हमें एक रेंज पे कन्वर्ट करना पड़ता है। बट इसका बेस्ट केस ये क्या रहता है
कि मशीन लर्निंग में आप नॉर्मलाइज नहीं करते हो ज्यादातर डेटा, तो भी क्या होता है, एक्यूरेसी अच्छी आती है ना। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है, ये कंपलसरी पार्ट हो जाता है, ठीक है, कि अगर आपने उसको डीप लर्निंग में नॉर्मलाइज नहीं किया है तो वहां पे एक्यूरेसी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम लोग देख ले रहे हैं ताकि क्या हो कि अगर यहाँ पे भी कभी नीड होगा, जैसे इसका ज्यादा इसका कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ताकि कंट्रोल किसके पास हो, तो हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ना कि हमारे डेटा के रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, खुद से डिसाइड कर रहे हैं। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हो जो हमने यहाँ पे बनाया है, या तो आप क्या कर सकते हो, एक अलग से लाइब्रेरी होगी साइकिट-लर्न, सुना है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ साइकिट-लर्न का इंट्रोडक्शन। जितने भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, जो चीज क्या होगा कि आपको मैनुअली बनाना रहेगा, वो आपको यहाँ पे बने बनाए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मेथड यूज करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये साइकिट-लर्न है क्या, तो साइकिट-लर्न है हमारे पास मशीन लर्निंग के लिए क्या है, लाइब्रेरी है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड जितने भी वर्क करने हैं आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल रहता है, एफिशिएंट है फॉर द प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस। प्रेडिक्टिव मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टिव, इसके लिए प्रेडिक्ट करना वेदर जैसे फोरकास्ट, जैसे हम लोग कोई भी प्रेडिक्टिव बनाते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे, ठीक है। तो ये रहता है, ये क्या होगा कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, रीयूजेबल है, ठीक है। और ये किस पे बना हुआ है, तो नमपाई, साईपाई और मैटप्लॉटलिब के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। एंड देन लास्ट पार्ट, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। और ये कॉमर्शियली क्या है, यूजेबल है। इसका मतलब क्या होता है कोई भी कि आप इसका यूज करके अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो और खुद का बिजनेस बना सकते हो, और इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, सबसे ज्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में, ठीक है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो साईपाई का, ठीक है। तो ये दो लाइब्रेरी इसमें ज्यादातर यूज होती है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। आप इसमें क्या रहते हैं, आपके पास अलग अलग कैटेगराइज करके देते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। रिग्रेशंस का आप यूज करना चाहते हो तो रिग्रेशंस के अंदर क्या होगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लस्टर से रिलेटेड जो अनसुपरवाइज है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा डायमेंशन रिडक्शन जो आके देखेंगे वो मिल जाएगा। मॉडल सेलेक्शंस, ठीक है, मॉडल सेलेक्शन मतलब क्या, जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे या फिर मॉडल जब क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हो गए उसका यूज करें, जैसे एक्यूरेसी चेक करना है तो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। डेटा को स्प्लिट करना है तो यहीं पे आपको इसका मेथड मिलेगा। एंड देन ये होता है प्री प्रोसेसिंग, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है, यही पार्ट हम लोग कर रहे थे। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन और जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप जाओगे प्री प्रोसेसिंग डेटा में, तो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, देन वेरिएंस होगा, आप सारी चीजें कैलकुलेट करके रख सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, scikit-learn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग। अब उसमें से क्या करना है, तो स्टैंडर्ड स्केलर करना है, तो स्टैंडर्ड स्केलर। अब उसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे जिसका आप यूज करते हो, ठीक है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, मीन मैक्स स्केलर होगा, मीन एब्सोल्यूट स्केलर होगा, ठीक है। और हमारे पास स्केलिंग के अलग अलग मैट्रिक्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, अगर देखोगे तो डेटा कंप्यूटेशंस और यूजिंग द राइट एस्टिमेटर यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, अलग अलग आपके पास मेथड्स होंगे, ठीक है, मॉडल सिलेक्शंस के बेस पे। तो इसमें जो हमें भी यूज करना है, दिख रहा है, ये जॉन, देन बॉक्स कॉज। तो ये सारा चीज आपको क्या होगा, इसके अंदर मिल रहा है, ये दिख रहा है कि बॉक्स कॉज का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसके बेस पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, प्री प्रोसेसिंग डॉट पावर ट्रांसफॉर्म मेथड बॉक्स कॉज और स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो आप यहीं से क्या कर सकते हो, सारा चीज यूज कर सकते हो। तो एक लाइब्रेरी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जितनी भी चीजें मशीन लर्निंग के अंदर यूज होगा प्री प्रोसेसिंग के लिए, तो वो प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंट करके दे दिया है कि बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, तो ये सारा चीज है। लैम्डा वैल्यू अगर चेंज करोगे तो उसके बेस पे क्या क्या डेटा किस तरीके से दिखेगा, तो इन्होंने क्या किया, पूरा एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। बाकी इनकोडिंग सिस्टम अभी भी देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना था, तीन तरीके के स्केलिंग होंगे। ठीक है? पहला मीन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, और एक होता है रोबस्ट स्केलर। जो रोबस्ट स्केलर होता है वो मीन मैक्स स्केलर का ही रहता है, ठीक है। बट ये क्या करेगा, आउटलायर भी हैंडल कर लेगा। मीन मैक्स स्केलर कभी भी आउटलायर हैंडल नहीं करता, ठीक है।
तो जब हमारे पास आउटलायर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, रोबस्ट स्केलर का यूज कर लेंगे। ठीक है। देन अगर आपको क्या करना है कि सारी चीजें मीन मीडियन मीडियन के फॉर्म में रखना है तो स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर लोगे। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है, आपको डेटा मैंने दिखा दिया था। ठीक है। बाकी ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका इंपोर्ट किया है और इसका क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ मीन मैक्स स्केलर क्लास। ठीक है। मीन मैक्स स्केलर एक क्लास है, कैसे पता चल रहा है, कैपिटल में है। वो ब्रैकेट्स पे लगे थे। तो जो कैपिटल में होता है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि वो क्या होगा, क्लास होगा। और क्लास में कोई भी चीज यूज करना है तो कैसे यूज करते थे, ऑब्जेक्ट बना के, है ना। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे मीन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला पूरा का पूरा देखना है तो सिंपली इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ इसमें से क्लिक करोगे ना तो इसका जो ऑफिशियल कोड होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ इसमें हाइपर लिंक की तरह आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये प्रॉपर इसका क्या है, क्लास जो बना है वो आपको दिखेगा। ठीक है। क्लास है, क्या क्लास है, तो मीन मैक्स स्केलर है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है एज अ। देन इसमें क्या है कि इन्होंने पूरा डिटेलिंग करके रखा है कि मीन मैक्स स्केलर करता है क्या है, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला लिख के दे दिया है। ठीक है। देन इसके बेसिस पे क्या होगा, इसका पूरा कोड रहेगा आपको, एग्जाम्पल दे दिया है और ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब इसमें क्या है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड होते हैं। तो पहला हम क्या बनाते थे, याद है, इनिट मेथड बनाते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो जैसे वो डेटा कॉल होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारी चीजें कॉल हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, एक अंडरस्कोर पहले लगा के एक वेरिएबल बनाया है। ये किस टाइप का वेरिएबल है बता सकते हो, सिंगल अंडरस्कोर है, डबल, निकल है। तो क्या बनेगा, तो ये वो बने प्रोटेक्टेड। ठीक है। कि वो सेम फाइल में यूज होगा। ठीक है। और अलग अलग क्लास में, लेकिन क्या होगा, अदर फाइल में यूज नहीं होगा इंपोर्ट करने के बाद। ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे भी इन्होंने क्या बनाया है, इसका प्रोटेक्टेड बनाया है और इन्हें रीसेट का बनाया। तो ये सारी चीजें क्या है, वैल्यू, और ये सारे क्या है हमारे पास चीजें हैं। देन एक मेथड है फिट। फिट क्या करेगा, तो ये वैल्यू लेगा, आपका एक्स लेगा। ठीक है। जैसे आप इसमें एक्स पार्स करोगे वो क्या करेगा, कंप्यूटेशंस करेगा, और कंप्यूटेशंस करने के बाद क्या करेगा, आपको डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है। मतलब 0 से 1 से जो चेंज होगा वो इसका काम रहेगा। सिर्फ ये क्या करता है, पार्शियल फिट है। पार्शियल फिट का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एक और मेथड होगा जिसका काम क्या होगा, आगे का करना होगा। ठीक है। तो ये सिर्फ फिट करता है, फिट मतलब रेंज में से मीन और मैक्स फाइंड करेगा और कुछ नहीं। ये दिख रहा है कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे इसके मेथड्स हैं, दिख रहा है। इसका काम है सिंपली एक्स से मीन निकालना, ये दिख रहा है, डेटा मीन और डेटा मैक्स। तो जो डॉट फिट होता है वो सिर्फ मीन और मैक्स निकाल के आपको दे देगा, जो भी डेटा रेंज होगा उसमें से। ठीक है। अब उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब जो आपका मीन और मैक्स है उसको अप्लाई करना है मेरे डेटा के अंदर, ताकि क्या हो, वो चेंज हो जाए। तो चेंज करने के लिए अलग से एक मेथड है, क्या नाम है उसका, ट्रांसफॉर्म। ये क्या करता है सिर्फ कि वो डेटा जो आपने लिया था उसको पास कर देता है आगे, और उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। देख रहे हैं कि मीन और मैक्स लेगा और उसको क्या करेगा, हर एक वेरिएबल के साथ चेंज कर देगा, जो हम लोग नॉर्मल कर रहे थे। अब ये चेंज कर देगा, अगर आपको इन्वर्स करना है तो इन्वर्स का अलग से फंक्शन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास फिट एंड ट्रांसफॉर्म का अलग से मेथड रहेगा, दिखेगा तो मीन मैक्स, ये हो क्या, डॉट फिट जो ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे आगे। ये किसका है, कंट्रोल एफ, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये दिख रहा है आपके पास, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। ये क्या करेगा, फिट करने का काम भी करेगा और उसको चेंज करने का भी काम करेगा। तो आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं मेथड, और साथ में भी यूज कर सकते हो। ये जो फिट मेथड है वो ज्यादातर हर एक क्लास के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है। ताकि क्या हो कि सबको एक साथ रन कर सकते हो। ठीक है। आगे जाके हम क्या करते हैं ना, कोड को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए सबको एक साथ रन करते हैं। तो एक साथ रन करने के लिए सब में क्या होना चाहिए, एक ही फंक्शन कॉमन होना चाहिए। तो अगर एक ही फंक्शन सब में कॉमन होगा तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, उपका, याद है क्या होता था, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। कि हर एक क्लास में अलग अलग होगा बट क्या होगा, सेम नेम से होगा। तो क्या होगा, अलग अलग डेटा टाइप के साथ कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अलग अलग बिहेव करेगा। इसलिए जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं
किसके, मशीन लर्निंग के। तो आपको हर एक में क्या मिलेगा, फिट मेथड मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिट मेथड क्या होता है, कॉमन होता है सब में, ताकि क्या सबको एक साथ अप्लाई कर सको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मीन मैक्स स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट से ही क्या होता है, उसके मेथड कॉल होते हैं। तो मैंने क्या किया, मीन मैक्स डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। आप फिट अलग करोगे तो क्या करेगा, मीन मैक्स निकाल के दे देगा। फिट एंड ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो निकाल के उसी कॉलम में अप्लाई करके डेटा ला के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डेटा ला के दे रहा है। ठीक है, अब उसी चीज को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो मीन मैक्स और यहाँ पे आप रन करोगे। अच्छा, इसको इंपोर्ट किया था, वो रन नहीं किया था। बाकी आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल, आगे सैकेट लिंक। ठीक है, ये दिख रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो पिप इंस्टॉल सैकेट लिंक। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड स्केलर भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और रोबस्ट स्केलर भी। ठीक है, क्या हो गया, सर पकड़ रहे हो। हाँ, देखो इसका कोड इसलिए दिखा रहे हैं ताकि क्या हो, आपको पता चल जाए कि जब आप क्या करते हो, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हो ना, तो पूरा का पूरा लिखना पड़ता। क्यों, जैसे हम यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर लिखते थे, अगर याद होगा, तो ये एज अ आपको यहाँ पे ये दिख रहा था, है ना। तो ये बेसिकली कैसे दिखता है, ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो, ये चीज कैसे लिखते हैं हम लोग। तो आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए खुद से भी ये लिख सकते हो, जब आप अपने क्लास बनाते हो ना, उसके लिए भी ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन से लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो क्लास के अंदर क्या करते हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हो बस। अगर आप देखोगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये दिख रहा है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग रहता है, वही ऐसा क्या होता है, हिंट होता है। ठीक है, और ये चीज इसलिए लिखा रहता है कि इस लाइब्रेरी को, इस फंक्शंस को कैसे यूज करना है, एज एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और दो चार एग्जांपल भी है। ठीक है, ताकि जब भी यूजर इसको यूज करे तो क्या हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हर एक फंक्शंस के अंदर इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंटेशन करते कौन होंगे, तो जो डेवलपर होते हैं उसका एक प्रॉपर टीम रहता है। ठीक है, बड़े बड़े लाइब्रेरी में जो सबसे ज्यादा काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ही आगे उनका फ्यूचर डिसाइड होता है कि उसको कौन यूज करेगा। डॉक्यूमेंटेशन जितना इजी रहेगा उतने ज्यादा लोग यूज करेंगे, और जितना ज्यादा लोग यूज करेंगे इंडस्ट्री में, वो उतना ज्यादा पॉपुलर होगा। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रांसफॉर्म किया है। इसी तरीके से क्या कर सकते हो, सेम आप स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बना के उसको ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हो। देन रोबस्ट स्केलर यूज कर सकते हो, उसका भी ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हो। अप्लाई करने का तीनों का सेम मेथड होगा, दिख रहा है। तीनों में क्या, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, और इसमें फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, रेंज चेंज कर सकते हो, जब हमें नीड होगा तो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे प्राइस का नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस को हम वाई लेवल पे रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो एग्जैक्ट है वही अमाउंट आना चाहिए, ताकि क्या मुझे चेंज ना, इसमें आप चेंज कर सकते हो स्क्वायर फीट को। ठीक है, ताकि क्या हो, एक्स में है और एक्स में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो बाकी आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। तो आज जो हम लोगों ने देखा, सिर्फ क्या देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलिंग, है ना, और आउटलायर चेक करना और उसको रिमूव करना। ये तीन टॉपिक हम लोगों ने देखा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो आप देखोगे वो इनकोडिंग का होगा। इनकोडिंग का मीनिंग क्या होता है, हम्म, जैसे कि इनपुट लेना पहले अभी हम लोग ने जितना भी काम किया वो किस डेटा टाइप में हो रहा था, मतलब किसी सिर्फ नंबर्स में काम कर रहे थे, है ना, लेकिन हमारे पास उसके साथ टेक्स्ट भी डेटा है, उसको तो नहीं भूलना है ना, उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल टू कैटेगरिकल कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल में चेंज करना। ठीक है, तो ये कैटेगरिकल है, इसको नंबर्स में चेंज करना होगा, ताकि सारे डेटा क्या हो, नंबर्स में हो। क्योंकि मशीन्स में क्या होगा, कि आप नंबर ही शेयर करते हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल है। ठीक है, और कल मॉक है, एक को है ना 28 को है ना। एक को है